Hello guys, welcome back to our YouTube channel WS Academy वहीद सर्स Academy। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको प्रिंसिपल्स को एक अच्छे तरीके से समझा और आज हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे प्रिंसिपल्स को हम अच्छे से और समझेंगे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सबसे पहले आप लाइक करें इस वीडियो को। कल के लेक्चर में हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे जो कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे होगा, क्योंकि आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सारे ख़त्म करने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा। आई होप कि आप सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, देन लेट्स स्टार्ट और टुडेज टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो दो, ठीक है, हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो वेज में बोले जा सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे, एक तो कन्वेंशन के बेस पे। तो फिर हमने इससे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन टर्म जो थी वो हमारी कहाँ पे यूज़ हो रही थी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए हमने पहले डेप्रिसिएशन देखा था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा देखा और उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट देखा कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद हमने सिक्स्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, और ये भी देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेवन्थ कॉन्सेप्ट हमारा, जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि देयर मस्ट बी सम एविडेंस और प्रूफ। जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होती है ना, वहाँ पे एविडेंस होना चाहिए। ठीक, देयर मस्ट बी सम एविडेंस और प्रूफ रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वोचर्स। देखो जी, हम इसको कैसे समझते हैं। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो ये रहा बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे कोई कस्टमर आता है और ये पैसे देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुई, और आपने इसको क्या दिया, गुड दिया। कोई एक कस्टमर को आपने क्या दिया, गुड। ठीक, उसके बदले उसने क्या दिया, 100 रुपीज़। तो ये आपसे क्या बोल रहा है कि मुझे आप बिल दे दो। हम मांगते हैं ना बिल, जो मैंने गुड खरीदा 100 रुपीज़ का, उसका मुझे आप बिल दे दो या वोचर दे दो कुछ। क्यों? क्योंकि अगर वो कल जो गुड है, अगर वो फॉल्टी होगा, ठीक है, वो टूटा हुआ होगा या क्रैक होगा वहाँ पे, ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए उस गुड को लाएगा वापस और ये वोचर दिखाएगा। ठीक है, और ये क्या दिखाएगा, प्रूफ कि मैंने ये आपसे लिया है। ठीक, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहाँ से भी प्रूफ आता है कि आप ये जो प्रोडक्ट आया है ये कहाँ से आया है। हरियाणा से आया है, यूपी से आया है, मुंबई से आया है, और ये भी लिखा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम इस कस्टमर को देते हैं। तो आपका जो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम जो आपका नाम होता है, ठीक है, आपने कितने में ख़रीदा, क्या वो पैसे आपने पहले दिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदी और आपने पहले ही पैसे दिए, ठीक है, आपने प्रीपेड में ये गुड खरीदा। जब आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा, ठीक, तो आपसे बोलेगा कि इसके पैसे दे दो। आप क्या बोलोगे कि हमने तो पहले ही चुका दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा भी होगा, और दैट मीन्स वो प्रूफ होगा। वहाँ पे जब लिखा है कि इन्होंने पैसे पहले ही दिए हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए प्रूफ हो गया कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है, आपने इनको पैसे दिए हैं। तो क्या वो डिलीवरी बॉय आपसे मांगेगा? नहीं। जब आपने पे नहीं किए होंगे पहले, ठीक है, और आपके पास गुड आता है,
तो मे बी आपने कैश ऑन डिलीवरी में भी ख़रीदा होगा, तो वो आपसे तब वो पैसे मांगेगा कि मैं आपको तब गुड दूंगा जब आप मुझे ये पैसे दोगे। दैट मीन्स जब आप प्रीपेड में ख़रीदते हो, दैट मीन्स आपके पास प्रूफ होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये जो आपने गुड ख़रीदा है आपने इसके पैसे दिए। दैट मीन्स वो उस टाइम आपका ये वोचर एक हिसाब से, या बिल एक हिसाब से, या प्रूफ एक हिसाब से बनता है, एविडेंस बनता है, ठीक है। तो यही कहता है हमारा कौन सा कंसेप्ट, ठीक, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या कि आपके पास जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, वहाँ पे आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी चीज़, चाहे आप बिज़नेस करते हो या किसी बिज़नेस से कोई चीज़ लेते हो, ठीक है, दोनों के पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आया समझ? तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इतना ही बोलता है, जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे, आप उससे क्या मांगोगे, एविडेंस या प्रूफ मांगोगे, ठीक है। तो ये बिजनेस करने का तरीका होता है। हाँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है इसमें कि एविडेंस शुड बी सच, ऐसा एविडेंस होना चाहिए ना जो कि आपके जो अगर एरर्स होते हैं ना वो आपको मिनिमाइज करे। फॉर एग्जांपल आपके फॉल्टी चीज़ है कोई, ठीक है, आपके पास फॉल्टी चीज़ आई और आपने एविडेंस आपके पास है कि ये चीज़ मैंने कहाँ से ली, तो आप वो एविडेंस क्या दिखाओगे, फॉर एग्जांपल बिल दिखाओगे उस दुकानदार को कि मैंने ये वाली चीज़ जो है आपसे ही ली है, ये आपकी बिल है, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे हुआ या पैसों, आपके पास जब एविडेंस हो वो दुकानदार का, या फिर उसमें इंटरनेशनल बायस नहीं होनी चाहिए या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वो ठीक ऐसा वोचर होना चाहिए, ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो कि एरर को मिनिमाइज करे, ठीक है, और फ्रॉड से बचे, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट आपको ज़रूरी लिखना है कि एविडेंस जो होना चाहिए ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल एक ख़रीदा, आपने क्या ख़रीदा, मोबाइल, आपके पास बिल आती है, आपके पास फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स की वारंटी आती है, तो ये आपके पास 12 मंथ्स है। आपने फॉर एग्जांपल ओप्पो का फ़ोन ख़रीदा, ठीक, तो आप जब बाहर जाओगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली में हो, आपका ये मोबाइल जो है अभी वारंटी में है, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स हो गए हैं और आपका ये मोबाइल ख़राब हो गया, आप क्या जाओगे सर्विस सेंटर पे, कहाँ पे, ओप्पो के साथ, और आप ये वारंटी दिखाओगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ हो गया उस टाइम। तो जब वो देखेंगे तो वो आपको में भी शायद फ्री में रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सली चाहे आपने ख़रीदा कहाँ है, चाहे आपने कश्मीर में ख़रीदा है, जम्मू में ख़रीदा है, अगर आप आउटसाइड स्टेट भी जाते हो, ठीक है, वहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, वो वैसा प्रूफ होना चाहिए। आया समझ? तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में खाली इतना ही बोला जाता है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो वोचर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो बिल के फॉर्म में हो, लेकिन एक अच्छा सा एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद वो एक एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो कि आपके एरर को मिनिमाइज करे, ठीक है, इंटरनेशनल बायस ना आए या फिर फ्रॉड ना हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ठीक है गाइज। तो मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा। अब और एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा एट्थ कॉन्सेप्ट, दैट्स रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को और एक नाम से जाता है, दैट्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपको दोनों रेवेन्यू कॉन्सेप्ट या सॉरी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि व्हेन गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू बायर, जब गुड्स ट्रांसफ़र होंगे एक सेलर से बायर तक, एक बिजनेस से फॉर एग्जांपल कस्टमर तक, देन वी हैव टू कंसिडर दैट वी हैव अर्नड रेवेन्यू। वी मीन्स बिजनेस। देखो जी मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ यहाँ पे
यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये एक बिजनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, ठीक, इसने आपको पैसे दिए 100 रुपीज़ और बोला कि शाम को जो है मुझे कोई गुड फॉर एग्जांपल सोप चाहिए, लेकिन अभी नहीं, मुझे 10 सोप चाहिए। 10 रुपीज़ की एक है तो इसने 100 रुपीज़ दिए हैं पहले। मैं ठीक है शाम को आऊँगी और मैं ये गुड्स जो है वापस लेके जाऊँगी, लेकिन इसने क्या दिया, एडवांस में पेमेंट, ठीक है। तो आपको बिजनेस जो है इसको ये नहीं मानना है अभी भी कि ये आपका रेवेन्यू है। कब मानना है, जब आप गुड्स दोगे शाम को, फॉर एग्जांपल वो आएगी शाम को, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ये गुड्स दोगे, ठीक, तब जाके आप ये मानोगे कि ये हमारा रेवेन्यू है। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जब तक ना ट्रांजैक्शन होगी, जब तक ना गुड्स सेलर से बायर तक पहुँचेंगे या सर्विसेज, ठीक है, एक कंपनी से कस्टमर तक पहुँचेंगे, तब तक ये मानना है कि हमारा ये रेवेन्यू अभी आया नहीं, ठीक है। जब पहुंचेंगे तब जाके इसको रेवेन्यू मानना है। चलो मैं मानता हूं कि 100 रुपीज़ इसने दिए थे, इसने कितना दिया था, 100 रुपीज़, ठीक है, 10 सोप्स के लिए 100 रुपीज़। आप क्या करोगे, आप ये मानोगे अभी तो चलो ये शाम को आएंगे, लेकिन रेवेन्यू तो मैंने पकड़ा नहीं। मे भी ये बोल सकते हैं मुझे सोप नहीं चाहिए, मुझे शैम्पू चाहिए अब इसके बदले। ऐसा हो सकता है ना, शाम को बोले कि नहीं सोप्स नहीं, आप सोप्स मत दे दो मुझे, आप फॉर एग्जांपल 120 का शैम्पू दे दो, और नहीं, क्योंकि अभी हाँ, शैम्पू ना कि सोप। लेकिन अगर आप सुबह ही मानते कि मैंने ये रेवेन्यू जो है, मेरे पास ये रेवेन्यू आ गया सोप का, ठीक है, आपने रिकॉर्ड भी किया, ठीक, आपने कहीं पे लिखा भी, ठीक है, कि ये मेरे पास, आपने ऐड भी किया आपने रेवेन्यू में, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये नहीं लिया, ठीक है, शाम को, तो क्या ये आपका रेवेन्यू बना नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब सेलर ट्रांसफ़र करता है कोई गुड कस्टमर को, जब सेलर या बिजनेस ट्रांसफ़र करता है गुड, ठीक है, किसको, कस्टमर को, ठीक है, तब उस टाइम माना जाएगा रेवेन्यू, ना कि सुबह शाम को ये रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही बोलता है हमें कि देखो जी, when goods transfer from seller to buyer then we have to consider that we have earned revenue, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, when advance payment, ये मेन पॉइंट है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। when advance payment is made by the customer, जब एडवांस में वो देगा, द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड, हमें उस टाइम, मैंने जैसे अभी वो आपको बोला सुबह उसने एडवांस दिया था, ठीक है, उस टाइम नहीं मानना है कि ये रेवेन्यू हमने कमाया या अर्न किया, ठीक है। कब तक नहीं माना है, जब तक ना हम गुड दे दे, ठीक है। सुबह उसने पैसे एडवांस में दिए थे, ठीक है, ताकि वो सोप ले जाए, ठीक, उस टाइम हमें वो एडवांस पेमेंट जो है ये हमें नहीं माननी है, ठीक है। कब तक, जब तक ना आप सर्विस दोगे या गुड दोगे, ठीक है। when advance payment is made by the customer the same cannot be treated as revenue, उस टाइम बिल्कुल भी आपको रेवेन्यू नहीं मानना है, ठीक है, अनटिल, कब तक, जब तक ना आप सर्विस दोगे या गुड दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको और एक पॉइंट याद रखना है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस पेमेंट इज़ नॉट रेवेन्यू एट दैट टाइम। तो ये आपको हमेशा आपको ज़रूरत लगेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर आगे आने वाले हैं। जो एडवांस पेमेंट है ना, ये आपका रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखो, एडवांस पेमेंट उस टाइम जब तक ना कि आप गुड्स दोगे उसके बदले, ठीक है, तो यह आपका रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह आपके लिए लाइबिलिटी है तब तक जब तक ना आप डिलीवर करोगे, ठीक। फिलहाल ये हम नहीं बात करेंगे कि लाइबिलिटी कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि एडवांस पेमेंट, ठीक है,
उस टाइम जब वो एडवांस देते हैं, ठीक है, उस टाइम ये रेवेन्यू नहीं है। इतना याद रखो आप फिलहाल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हमारा 9th कंसेप्ट, ठीक है, दैट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। इसको आप अच्छे से समझोगे। मैचिंग कंसेप्ट में क्या बोलता है, ऑल द करंट ईयर रेवेन्यू, जो भी हम रेवेन्यू कमाएंगे, ठीक है, एंड ऑल द करंट ईयर एक्सपेंस, या जो भी आपको, ठीक है, एक्सपेंस लगा एक साल का, ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर शैल बी मैच्ड इन ऑर्डर टू गेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये क्या बोल रहा है, देखो जी, ऐसे आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 या 2021, 2022 और 2023 में हम लेंगे, ठीक है। आपने 2021 में रेवेन्यू कमाया था 50 लैक्स, ठीक है, और आपका एक्सपेंस था 20 लैक्स। ये रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक। उसके बाद आपने 2022 में कितना कमाया, फॉर एग्जांपल 60 लैक्स, और एक्सपेंस आपका हुआ था फॉर एग्जांपल 25 लैक्स, और 23 में आपने कितना कमाया, 50 लैक्स, और एक्सपेंस, चलो मानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मैचिंग कंसेप्ट में, ठीक है, क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारा फॉर एग्जांपल ये करंट ईयर रेवेन्यू है हमारा, ठीक है, हमें मैच करना है किससे, जो प्रीवियस ईयर रेवेन्यू था हमारा। हमें देखना है क्या हमने इससे ज़्यादा कमाया कि कम कमाया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ करंट ईयर में कितना कमाया, 50 लाख, लेकिन उससे पहले कितना कमाया था, 60, दैट मीन्स 10 लाख कम कमाए हमने। तो हमने मैच किया पिछले साल का, पिछले साल के हिसाब से। और अगर हम इसको मानते हैं करंट ईयर, ठीक है, इससे पहले कितना हमने कमाया था, 50, और करंट ईयर में 60, दैट मीन्स 10 लाख मतलब एक्स्ट्रा कमाए थे। समझ आया। तो मैचिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि आपको जो करंट ईयर के रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है, आपको ऐसे रखने हैं, ठीक है, ताकि प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस और रेवेन्यू से हम मैच कर पाए कि क्या हमने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया है और या फिर कम हो गया हमारा बिज़नेस, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट देखो, नाम से पता चला मैच करना, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑल द करंट ईयर रेवेन्यू एंड ऑल द करंट ईयर एक्सपेंस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर शैल बी मैच्ड इन ऑर्डर टू गेट, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास था, और एक मैं एग्जांपल दूंगा, आपने रेवेन्यू कमाई 10 लाख और आपका एक्सपेंस था 5 लाख। इससे क्या पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो, कितना, 5 लाख में प्रॉफिट। या ऐसे भी हम कह सकते हैं रेवेन्यू आपका है 15 लाख और आपका एक्सपेंस जो इस साल का था वो था 22 लाख, तो मीन्स आप लॉस में हो, कितना, 7 लाख, है कि नहीं। तो इसी से हम मैच कर सकते हैं हम रेवेन्यू को और एक्सपेंस को आपस में, ठीक। तो ऑल द करंट ईयर्स रेवेन्यू और ऑल द करंट ईयर्स एक्सपेंस ऑफ एन अकाउंटिंग, वो हम मैच कर सकते हैं ताकि हम फाइनेंशियल रिजल्ट निकालें, ताकि हम ये देखें कि क्या हमारा बिजनेस फ़ायदे में है कि नुकसान में है, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि जो वी डिवाइड लाइफ ऑफ एसेट, हमें डिवाइड करना है लाइफ ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब है, देखो जी, आपके पास थे फॉर एग्जांपल आपने एसी लाया ऑफिस के लिए, वो लाया आपने फॉर 2 लैक्स में, ठीक है। क्या एक साल के बाद वो 2 लैक्स बचेगा, उसका मतलब उसका वैल्यू होगा 2 लाख, नहीं। आप फॉर एग्जांपल मानो कि आपको 1.8 20,000 आप एक साल चलाओ, 2 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए, आपको कम कम करनी है। आपको क्या करनी है माइनस, जैसे कि 2 लाख था, डेप्रिसिएशन इसका 30,000 हो गया, तो वो बचा 1.7 लाख। तो अब इसका वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर में आएगा 1.7 लाख का आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
नेक्स्ट ईयर आपका वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक है, 50,000, तो ये कितना बचेगा 1.2 लाख में ही ये नेक्स्ट ईयर माना जाएगा कि आपका जो एसेट है वो 1.2 लाख का ही है, ना कि 2 लाख का जितना हमने, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद और हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं ना, ठीक है, जो हमने अभी नहीं जो हमने दिए पहले प्रीपेड, ठीक, फॉर एग्जांपल रेंट, आपको रेंट देनी है, ठीक है, हाँ, आपने मार्च तक ख़त्म की या आप क्या सोचोगे, चलो मैं इसको जुलाई का भी दूंगा या अगस्त का भी दूंगा, तो मीन्स आपने पहले ही अपने जो एक्सपेंसेस है, जो आपके खर्चात है, ठीक है, जो आपको खर्च करने हैं पैसे, आपने वो पहले ही दिया। तो प्रीपेड जो पहले ही आपने दिया, अभी उसका टाइम नहीं आया था लेकिन आपने पहले ही दिया, ठीक है, वो रेंट, ठीक। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है आर नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिलहाल आप क्या करो, ठीक है, एक हिसाब से गोटा याद रखो, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ा। जब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे ना, तब जाके आपका ये प्रूव हो जाएगा कि प्रीपेड एक्सपेंस क्यों नहीं हम दिखाते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिलहाल इतना आप याद रखो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो आपने अभी नहीं दिए, ठीक है, जो आपके तो एक्सपेंस हो गए। फॉर एग्जांपल आपको रेंट देना था जुलाई तक, ठीक है, या जून, जून का महीना है अभी, आपको जून तक ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आपने मार्च तक ही दिया है। दैट मीन्स अप्रैल, मई, ठीक है, और जून जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बना। मीन्स वो एक्सपेंस असल में आपको पहले ही देने थे लेकिन अभी तक आपने नहीं दिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दो नॉट पेड, जो आपने नहीं दिए, किसमें, इन कैश में, और शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमें नहीं दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिलहाल आप गोटा याद रखो, ठीक, हमें प्रूव करके देखना है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारे एक्सपेंस असल में हो चुके हैं लेकिन हमने नहीं दिए, वो हमें दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद और एक पॉइंट आपको याद रखना है, देखो जी, खाली यही दो पॉइंट है जो आपको अभी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जितने भी आपके बाद इसके पॉइंट्स आएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी कैरिड ओवर द नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। जो आपका फॉर एग्जांपल स्टॉक बचा है, ठीक है, आपके गुड्स बचे हैं इस साल के, वो आपको ट्रीट करना है नेक्स्ट ईयर के एज ओपनिंग स्टॉक। वो आपको मानना है कि आपका ओपनिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर। जो आपका वो स्टॉक या वो गुड्स जो आपने बेचे नहीं एक साल तक, ठीक है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक। तो वही आपको ट्रीट करना है नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक। यही हमें बोलता है, हमने परसों भी बात की थी। उसके बाद क्या बोलता है, इनकम रिसीवेबल। रिसीवेबल देखो, एक होता है इनकम रिसीवेबल, एक होता है इनकम, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब वो इनकम जो आपने ले ली, ठीक है, हाँ, वो इनकम जो आपके पास आनी थी इनकम, और आपने वो आपने वो ले, ठीक है, ले ली है, ठीक, उसे हम इनकम रिसीव्ड बोलते हैं। इनकम रिसीवेबल मीन्स वो इनकम जो आपके पास आएगी, अभी नहीं आपने ली लेकिन आपके पास कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद आएगी, ठीक है। आपको क्या देखना है यहाँ पे, वो इनकम जो आपके पास आने वाली है शुड बी एडेड इन द रेवेन्यू, आपको वो रेवेन्यू में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड बेचा 2000 का, ठीक है, ठीक, आपके पास ऑलरेडी था 50,000 रेवेन्यू, ठीक, और ये 2000 आपने बेचा लेकिन उसने पैसे भी नहीं दिए, क्रेडिट पे दिए, वो आपको 2 दिन के बाद देगा, 10 दिन के बाद देगा। तो ये मीन्स जो 2000 आपके आने वाले हैं, मीन्स आपने इनकम तो कमाए हैं लेकिन आने वाले हैं, ठीक है, आपने नहीं लिए हैं, रिसीवेबल है, आप कुछ टाइम के बाद इसको लोगे, आपको इंक्लूड करना है किसमें, टोटल रेवेन्यू के साथ। मीन्स ये आपका बनेगा 52K, ठीक है। तो वो रेवेन्यू या वो इनकम, ठीक है, वो इनकम जो आपके पास आने वाली है वो हमें ऐड करना है रेवेन्यू के साथ, यही बोलता है। और वो इनकम जो आपने रिसीव की है,
ठीक है, इन एडवांस में लेकिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एडवांस का बोला था, आपको वो नहीं मानना है रेवेन्यू, याद है आपको वो कंसेप्ट, वो इनकम जो, हाँ, वो इनकम जो आपने ली है लेकिन एडवांस में आपने अभी वो उसके बदले गुड नहीं दिया या सर्विस नहीं दी, वो हमें डिडक्ट रेवेन्यू को माना नहीं है एक हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो मीन्स एडवांस में भी जो आप लोगे वो हमें रेवेन्यू मानना नहीं है उस टाइम, ठीक है, लिखना नहीं है वो हमें, आज लिखा हुआ है तो वो डिडक्ट करना है, और जो आपके पास इनकम आने वाली है वो हमें ज़रूर लिखना है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उसके बाद बोलता है और एक पॉइंट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपने 2 लाख रुपीज़ में एसी लाया, इसका कॉस्ट आपको कंसिडरेशन में नहीं लाना है, बट देयर डेप्रिसिएशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेकिन जो इसकी डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल 20,000 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, वो आपको लिखना है। ये आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। 2 लाख में लाया, 10 लाख में लाया, आपको कंसिडरेशन में नहीं लाना है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन लानी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये आई होप कि ये आपको 3 कंसेप्ट समझ आए। और इसका लास्ट कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल ईजी है, एक्रूवल कंसेप्ट, 10th कंसेप्ट अप्रूवल। क्या कहता है कि कैश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए कैश इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर कैश नहीं होगा मे भी आप क्रेडिट पे भी ले सकते हो, ठीक है, या मनीज वर्थ कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो कैश ज़रूरी नहीं है ट्रांजैक्शन होने में, या हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था जब हमने ट्रांजैक्शन पहले ही स्टार्ट किया था। तो जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कैश हो सकता है। तो कैश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांजैक्शन। व्हाट द इम्पॉर्टेंट इज़, क्या इम्पॉर्टेंट है, द अकाउंटिंग पीरियड, वो टाइम, ठीक है, इन विच सेल्स आर मेड, जब आपने सेल्स की, मतलब बिजनेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने गुड दिया 2 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर को ये आपको पैसे देगा। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड बना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, न कि कैश खाली, ठीक। उसके बाद असल में ये पॉइंट आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन ये वाला जो दूसरा पॉइंट है आपको ज़रूरी याद रखना है। ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जो भी आपके अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांजैक्शन होगी, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 ईयर, आप सोचते हो कि 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन इसमें होगी 1 साल में शुड बी रिकॉर्डेड, वो हमें रिकॉर्ड करनी है, वो हमें कहीं पे लिखनी है, ठीक है, रिकॉर्ड रखनी है, ठीक है। वेदर दे आर कैश, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो और ऑन क्रेडिट बेसिस, चाहे वो क्रेडिट के बेस पे हो। मीन्स हर कोई ट्रांजैक्शन जो आप अकाउंटिंग पीरियड में करते हो, ठीक है, वो हमें रिकॉर्ड करनी है, चाहे कैश हो या क्रेडिट पे हो, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद हमने कंसेप्ट 10 पढ़े, अब है इसके कन्वेंशंस, क्या है कन्वेंशंस, इसके टोटल 4 है। तो हम आज रैप अप करेंगे ये टॉपिक, ठीक। कन्वेंशन जो है बिल्कुल इजी टॉपिक है ये कन्वेंशन। कन्वेंशन में सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, और इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं प्रूडेंस, ठीक। क्या बोलता है ये कन्वेंशन, ऑल पॉसिबल लॉसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आपका बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद आपका लॉस हो जाएगा, आपको लगता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है बिजनेस को लगता है कि नहीं, जैसे मैं चाह रहा हूँ शायद 2 साल के बाद मुझे लॉस होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो वो कंसिड्रेशन में आपको लाना है, उस टाइम आपको ये इसके बारे में सोचना है कि ये लॉ जो है मैं कैसे ओवरकम करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या सोचते हो कि मुझे 2 lakhs का लॉस हो सकता है 2 साल के बाद, आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ जमा रखोगे इसके लिए पर मंथ। तो जब तक ना आपके पास 2 lakhs आएंगे, ठीक है, या 10,000 रुपीज़ आप क्या करोगे, जमा करोगे, पहले ही जमा करके रखोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके 2 साल के बाद लॉसेस होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो आप उसके लिए पहले ही स्टैंड हो जाओ। तो यही बोलता है,
ठीक। ऑल पॉसिबल लॉसेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो भी आपको लगता है कि जो लॉसेस होंगे मेरे बिजनेस में, आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। लेकिन ऑल पॉसिबल प्रॉफिट्स, अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल 10 lakhs का, ठीक है, और नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो आपको नहीं मानना है उस टाइम, उसको तवज्जो नहीं देना है। ठीक है। जब तक, कब आपको ये मानना है कि 10 लाख रुपीज़ आपने कमाए, जब आप ये कमाओगे, ना कि पहले ही। आप कुछ भी सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सोच सकते हो कि मैं 8 लाख कमाऊंगा आफ्टर 2 years। आपने फॉर एग्जांपल आपने 6 लाख ही कमाएंगे। हाँ। आप क्या करो, सॉरी, आप क्या करोगे, ओ सॉरी, गया। आप क्या करोगे, आप ये अभी रिकॉर्ड्स में, ठीक है, या जर्नल में लिखोगे कि मुझे तो 2 साल के बाद और प्रॉफिट होने वाला। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपकी अकाउंटेंसी, ऐसा बिल्कुल भी आपका बिजनेस नहीं मानेगा। बिजनेस क्या बोलता है कि अगर आपके लॉसेस पॉसिबल है, आपको लगता है पॉसिबल होंगे, आने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट आएगा, आप उसको तवज्जो ना दो। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है दूसरा स्टेप, कि जो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जब ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक बनेगा नेक्स्ट डे, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू मार्केट में कम होगा, इसका वैल्यू होगा 1 लाख ही। आपको उस टाइम जो ओपनिंग स्टॉक है ना, आपको 2 लाख नहीं लिखना है कि आपने 2 लाख में लाया है, आपको मार्केट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उस टाइम मार्केट डाउन होगा, या फिर कभी कभार ऐसा भी होगा आपने 2 लाख में लाया, मार्केट वैल्यू उसका इंक्रीज हो गया, आप मार्केट वैल्यू अभी 3 lakhs है, तो ओपनिंग स्टॉक आप क्या लिखोगे, 3 lakhs, ना कि 2 lakhs। ठीक। तो हमें क्या करना है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो हमें उसको वैल्यू देना है या तो कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे। ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे दे दी, फॉर एग्जांपल किसी के पास, आपके पास है 2 लाख, आपके बिजनेस के 2 लाख है, आपको लगता है कि ये शायद ये डाउटफुल डेट्स बनेंगे या बैड डेट्स बनेंगे, ठीक है, कि ये शायद ये पैसे वापस नहीं करेगा। आपको ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे ना, पहले आपको ऐसे तैयार रहना पड़ेगा कि आप कुछ टाइम के बाद इससे ये 2 लाख रुपीज़ निकालो। ठीक है। आप देखो जी, मैं फिर से बताऊंगा, आपका बिजनेस चल रहा है, आपने कोई गुड भेजा किसी को, फॉर फ्रेंड को, ठीक, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ में, और उसके पास 1 लाख रुपीज़ आपके है, क्रेडिट पे भेजा, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो 1 लाख है ना, ये शायद ये लड़का वापस नहीं देगा, ये फ्रॉड निकला। ठीक। आपको ऐसे, जब आप 1 लाख का, ठीक है, जब आप 1 लाख का गुड इससे दोगे, ठीक है, क्रेडिट पे, आपको उसी टाइम ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी है ना कि जिससे आप इससे पैसे लोगे, आपको ऐसे एक्ट करना है। ठीक है। और वैसे तरीका अपनाना है कि कुछ टाइम के बाद 1 लाख रुपीज़ आपके वापस आने चाहिए। यही बोलता है कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन आपको बनाना है। उसके बाद दूसरा कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ठीक, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी बिल्कुल ईजी है। क्या बोलता है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिकॉर्ड करनी है, कंसिड्रेशन में लाना है, और जो भी अनइम्पॉर्टेंट है, जो आपको बिजनेस के लिए ज़रूरी उतना नहीं होगा, ठीक है, वो आपको कंसिडर नहीं करना पड़े। वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट हो वो आपको कंसिडर करना है, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी नहीं हो, वो आपको नहीं करना है कंसिड्रेशन। इतना ही बोलता है ये कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। उसके बाद फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन उल्टा है, आपको बोथ, चाहे इम्पोर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हो, वो आपको कंसिडर करना है, यही बोलता है। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में क्या बोलता है कि जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कन्वेंशन या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दोनों को आपको कंसिडर करना है। उसमें क्या बोलता था, खाली आप इम्पोर्टेंट करो, अनइम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन इसमें क्या बोलता है कि इम्पोर्टेंट भी और अनइम्पोर्टेंट, बट लेकिन नॉट विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग के बगैर। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये दोस्त है आपस में, ठीक है, या दुश्मन मानते हैं, ठीक है।
इसने कमाई 2 लाख रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर में, इसने कमाई 5 लाख। अब ये क्या सोचता है, अगर मैं इसको बोलूँगा कि मैंने 2 लाख रुपीज़ कमाए, ये तो बोलेगा अरे चल तो मेरा दुश्मन है, तो मुझे कहाँ पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको 2 लाख रुपीज़ नहीं बोलेगा, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 7 लाख रुपीज़ कमाए। तो दैट मीन्स इसने जो एक्चुअल कमाया था वो नहीं दिखाया, क्या दिखाया, ठीक है, इसने क्या दिखाया, अलग पिक्चर दिखाई, ठीक है, ताकि दूसरा सोचे कि इस ये तो ज़्यादा कम आता है कि नहीं। असल में इसने कुछ कम ही कमाए थे लेकिन दिखाता ये ज़्यादा है, इसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। एक्चुअल में कुछ कमाना, ठीक है, लेकिन दिखाना कुछ और, दैट्स विंडो ड्रेसिंग। तो ये इसमें क्या बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट ज़रूरी हमें कंसिडर करना है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग नहीं कंसिडर करनी है। जो भी आप एक्स्ट्रा दिखाते हो वो हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग इन ए बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। वो टेक्निक होती है बाई विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम 1 साल के बाद जब बनाते हैं, इज़ मेड टू रिवील ए बेटर पिक्चर। वो क्या दिखाती है, बेटर पिक्चर दैन द एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर कुछ और होती है, लेकिन बेटर पिक्चर दिखाने के लिए ये हम विंडो ड्रेसिंग कभी करते हैं, तो ये इसमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 4th वन इज़ लास्ट इज़ कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या बोलता है, जो आपने फॉर एग्जांपल आपके पास जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है, आपने बिजनेस, ठीक है, आपने क्या किया, आपने कोई मेथड अप्लाई किया, ठीक है, और वही मेथड आपको बिजनेस चलाने के लिए करना, ताकि आपको ये पता चले कि क्या मैं नुकसान में हूँ कि फ़ायदे में हूँ, ठीक है। वेदर द मेथड और प्रोसेस, जो भी मेथड आप यूज़ करोगे या प्रोसेस यूज़ करोगे 1 साल के लिए, वही सेम मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, वही हमें करना है दूसरे साल भी तीसरे साल भी। क्या, क्यों, क्योंकि दिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन इन बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। ये हमें कंपैरिजन दिखाएगा, इंट्रा फर्म में आपने कितना कितना आगे हो या पीछे हो, या इंटर फर्म में कितना आगे हो और पीछे हो, ठीक है। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म हम देखेंगे क्या होता है। इंट्रा फर्म होता है कंपैरिजन विद इन द बिजनेस, या इंट्रा फर्म एनालिसिस क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हो अपने ही बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस के साथ, पिछले साल मैंने क्या कमाया था, इस साल मैं क्या कमा रहा हूँ, हाँ। और इंटर फर्म उसे क्या, किससे कहते हैं, जब आप कंपैरिजन करते हो 2 बिजनेस के साथ। फॉर एग्जांपल 2 रेस्टोरेंट्स है, एक रेस्टोरेंट कंपेयर करता है अपने आप को कि पिछले साल तो मैंने कम कमाया था उस दूसरे रेस्टोरेंट से, लेकिन इस साल मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। दैट मीन्स कंपैरिजन करता है बिटवीन 2 बिजनेसेस, उसे हम बोलते हैं इंटर फर्म एनालिसिस। और इंट्रा फर्म किसे बोलते हैं, जब हम अपने ही बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि हमने कितना कमाया या कितना लॉस किया, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कभी कभार आपके JK SSB वाले ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बोले कि पायनियर या फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे बोला जाता है, वो आपका है ल्यूको पैसिलो, ठीक है गाइज। तो आप इंशाल्लाह ये वाला जो है आपको जो स्टडी मटेरियल है PDF है वो आपको मिलेगा हमारी ऐप पे, वही सर जाएगा WS एकेडमी के ऐप पे, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक। और कल हम MCQ सेशन लाएंगे जिसमें आपको ज़रूरी क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, और आपको नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी कि हमें और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।